कांग्रेस और राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा अब खत्म हो चुका है, जिसमें राहुल गांधी ने लगभग 3700 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर पहुंचे और पूरा भारत भ्रमण किया राहुल गांधी ने। लेकिन अब सवाल वही है कि आखिर इस यात्रा से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ, कांग्रेस के लिए क्या अच्छा रहा और कांग्रेस के लिए क्या बुरा रहा। राहुल गांधी ने वो कौन से काम है जो किए जिससे करने से उनको काफी लाभ मिल गया, और कौन सा काम था, वो कौन सी बातें थी जिससे राहुल गांधी को बचना चाहिए था। तो चलिए, अब ये पूरा यात्रा खत्म हो चुका है और अब इस यात्रा का लब्बो लुबाब क्या है, हम बात इस मुद्दे पे कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इसका सामाजिक और राजनीतिक फायदा कांग्रेस को क्या और कितना मिल सकता है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस को हासिल क्या हुआ, कांग्रेस को क्या लाभ मिला। तो और कुछ मिला हो या नहीं मिला हो, और कुछ फायदेमंद हो या नहीं हो, पर हाँ, एक फायदा जरूर है कि राहुल गांधी अब सामाजिक रूप से पूरे भारत को देख पाए हैं और पूरे भारत को जान पाए हैं। भारत के किस किस हिस्से में किस तरह के लोग रहते हैं और उनकी मान्यताएं क्या है, शायद राहुल गांधी इसको काफी करीब से देखे होंगे, और यहाँ की सामाजिक परिदृश्य क्या है, इसको भी राहुल गांधी काफी करीब से जाकर जान पाए होंगे। इन चीजों को राहुल गांधी कितना समझे होंगे और इसका प्रयोग आगे के चुनाव में राहुल गांधी कितना करेंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन काफी करीब से भारत को देखने का मौका राहुल गांधी को जरूर मिला। दूसरी बात यह है कि इस यात्रा के तहत बहुत सारे लोग कांग्रेस के साथ ऐसे जुड़े जिनका शायद जुड़ना अच्छा भी था, और शायद इसका फायदा आगे चल के कांग्रेस को मिल भी सकता है। जैसे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे स्टार राहुल गांधी के साथ जुड़े और उनके साथ इस यात्रा में चलते हुए नजर भी आए। साउथ की अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहां से भी कुछ लोग जुड़े हैं, और सबसे जो प्रमुख एक चेहरा रहा और काफी चर्चा हुआ वो थे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन जी। हो सकता है इन लोगों की जो अपनी क्षमताएं हैं और जो योग्यताएं हैं, शायद इसका फायदा कांग्रेस को आगे चल के मिल जाए। दूसरी बात यह है, वैसे तो पहले ही होनी चाहिए थी कि आखिर इस यात्रा के पीछे मकसद क्या है। जो मकसद है उससे हमेशा ही कांग्रेस इनकार की है, पर सच्चाई यही है कि भारत जोड़ो यात्रा करने का मकसद एक ही था कि राहुल गांधी की जो एक छवि बन गई है, पप्पू वाली छवि बन गई है, और राहुल गांधी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, कोई भी उन्हें एक सीरियस नेता नहीं मानता है, और जो भी कुछ बोलते हैं वहां पे राहुल गांधी की मजाक उड़ा दी जाती है, उनकी आलोचना कर दी जाती है। इस छवि से राहुल गांधी को बाहर निकालना था और इसी मकसद के लिए इस यात्रा को शुरू भी किया गया था। लगता यही है कि इस मकसद में अब कांग्रेस सफल हो गई है, और शायद राहुल गांधी की ये जो छवि है काफी हद तक सुधर गया है। इसका भी कितना फायदा राहुल गांधी उठा पा रहे अगले चुनाव में, ये उस वक्त की ही बात है। अब इसके बाद एक और जो मेन मकसद था कांग्रेस का इस यात्रा निकालने के पीछे, वो यही था कि इस यात्रा के तहत जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियों से मतलब है कि सभी पार्टियां जो बीजेपी विरोधी हैं, उन सबको एक साथ लाना, एक मंच पे लाना, और 2024 में विपक्षी एकता को लेकर आगे बढ़कर सरकार बनाना। वैसे इस बात से भी हमेशा कांग्रेस नकारती रही है, इनकार करती रही है, लेकिन ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति से परे हटकर, चुनावी मुद्दों से अलग हटकर इतनी मेहनत क्यों करेगी। तो जाहिर सी बात है, ये सब कुछ जो हो रहा था वो 2024 के लिए हो रहा है। अगर हम इसके साथ ये भी बात कर लें कि कांग्रेस 2024 में अपने आप को विपक्ष के केंद्र में रखना चाहता है, तो ये कहने में भी कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जल्दी से क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अब चलिए, इसमें कितनी सफलता मिला, कितना हासिल हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ये सब कुछ अब बाद में देखना होगा कि कांग्रेस इससे क्या सीख रही है और आगे क्या कर रही है। अब बात हम उस मुद्दों पे कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या नुकसान हुआ कांग्रेस को, वो कौन सी बातें थी जो कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए, और कौन सा स्टेटमेंट था जिससे राहुल गांधी को बचना चाहिए था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी ये यात्रा शुरू हुआ कन्याकुमारी से, और जब यात्रा खत्म हुआ जम्मू कश्मीर में जाकर, शुरू होने के समय और खत्म होने के समय लगभग 21 से 23 अलग अलग पार्टियों को इनवाइट किया गया था। ये वही सारी पार्टियां थी जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां थी। लेकिन इसमें जो विफलता दिखी वो यही दिखा कि बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस के समर्थन में आई ही नहीं। बहुत सारी पार्टियों ने जिस भी राज्य से गुजरा, वहां की बहुत सारी एंटी बीजेपी पार्टीज उनके साथ नहीं आए, उनके साथ नजर नहीं आए, नहीं दिखे, और ना ही उन्होंने शुभकामनाएं दी।
कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने सिर्फ शुभकामनाएं ही दे दी लेकिन उनके साथ नहीं आई। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पे आरजेडी हो या फिर जदयू हो, उत्तर प्रदेश में जाए तो सपा हो गई, पश्चिम बंगाल में चले जाए तो ममता बनर्जी हो गई, उसके बाद केसीआर वगैरह और अरविंद केजरीवाल, इस तरह के बहुत सारे नेता और पार्टी हैं जो एंटी बीजेपी तो हैं, उनको इन्विटेशन भी कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। कुछ राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में भी हैं, लेकिन उसके बाद भी वे लोग इस यात्रा में कांग्रेस के साथ नजर नहीं आए। यहाँ पे एक विफलता जरूर रहा है। दूसरी चीज अगर हम बात स्टेटमेंट की करें तो सबसे पहले बात यह है कि राहुल गांधी को हमेशा धार्मिक मुद्दों पे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए था, जिसमें कि वो नहीं बचे। सबसे पहला मुद्दा वही आ गया कि जय श्री राम और जय सिया राम के नाम पे। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की जो छवि है और हमेशा जो उनके कास्ट और धर्म को लेकर बातें उठती रहती हैं, इस पे राहुल गांधी को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, बचना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट पे इससे पहले भी राहुल गांधी ट्रोल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कहा और नतीजा यही हुआ कि ट्रोल हुए। दूसरी चीज जो उन्होंने बोला कि तपस्वी और पुजारी, इस स्टेटमेंट से भी राहुल गांधी को बचना चाहिए था, जिसने इनके इमेज को, बनती हुई इमेज को बहुत ज्यादा प्रभावित भी किया इस यात्रा के दौरान। आप ये भले कह लीजिए कि कांग्रेस के लोग हैं वो तपस्वी हैं, बट ये कहना क्यों जरूरी है कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं? शायद इतना भर कहने से चल जाता कि ये देश तपस्वियों का है, पूरे कांग्रेसी और राहुल गांधी तपस्वी हैं। लेकिन राहुल गांधी को हमेशा एक साथ दो बातें बोलने की आदत है कि एक है और दूसरा नहीं है। अक्सर ये गांधी और सावरकर के बारे में भी यही बोलते नजर आते हैं कि देश गांधी का है, सावरकर का नहीं है। हालांकि राहुल गांधी यहाँ पे एक और बहुत बेहतर कार्ड खेल सकते थे, जहां पे हमेशा आलोचना करने के बाद ये सावरकर को इज्जत दे सकते थे और जो लोग भी इनकी आलोचना करते हैं उनका मुंह बंद करा सकते थे। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया और इस चांस को गंवा दिया। दूसरी चीज जो इस यात्रा का सबसे कमजोर पॉइंट रहा है, और राहुल गांधी ये गलती शुरू में ही कर दी है। जब ये यात्रा निकाला गया तो राहुल गांधी ने यही स्टेटमेंट दिया था कि हम भारत को जोड़ने आए हैं, इसीलिए इस यात्रा का नाम भी रखा भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही उन्होंने कह दिया कि मैं भारत में घूम रहा हूं और काफी लोगों से मिला, भारत हमेशा जुड़ा हुआ नजर आया, भारत अलग नहीं है। अब इसी पे आलोचना शुरू हो गई कि अगर भारत जुड़ा हुआ है तो फिर आप जोड़ने क्या निकले हैं। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि भारत में नफरत बहुत है, मैं नफरत मिटाने के लिए निकला हूं। और कुछ दूर चलने के बाद ही उन्होंने कह दिया कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मुझे हर जगह प्यार दिख रहा है, कहीं भी नफरत नहीं है। ये भी एक ऐसी बात है जो कहते हुए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है, इसलिए वही बात बोल दी जिसके विरोध में ये निकले। इसके अलावा ये पूरा यात्रा चला, काफी हद तक समर्थन भी मिला, भीड़ भी था। बस यात्रा खत्म होते होते एक और ऐसी बात बोल दिए जो काफी ज्यादा लोगों को हिला दिया, काफी लोगों को चोट किया, और इस बात से भी बिल्कुल ही बचना चाहिए था राहुल गांधी को, जो कि नहीं बचे। राहुल गांधी मोदी और अमित शाह को घेरते घेरते, इन लोगों को भला बुरा सुनाते सुनाते लपेटे में ले लिए एनएसए अजीत डोभाल साहब को। बस यहीं पे बहुत बड़ी गलती कर गए, और हो सकता है कि इसका फायदा बीजेपी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ उठाना शुरू कर दे, क्योंकि ये चीज लोगों के, भारत के लोगों को किस सेंटिमेंट के साथ जुड़ा दिया। राहुल गांधी ने कहते नजर आए कि बहुत सारी हिंसाएं उन्होंने झेली हैं, बहुत सारी हिंसाएं देखी हैं। ये बात नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल नहीं समझेंगे, यही गलती कर दी है। आपको पहले इसमें अजीत डोभाल को साइड रखना चाहिए था, अजीत डोभाल जी की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। आपने तो हिंसा देखी होगी, ठीक है, हमारा संवेदना है आपके साथ कि आपके फैमिली के लोगों ने जो जो कुछ देश के लिए किया और उनके साथ जो बुरा हुआ, लेकिन अजीत डोभाल भी मौत के मुंह से निकल के आए हैं। अजीत डोभाल को सबसे मजबूत सुरक्षा सलाहकार माना जाता है, 6 साल पाकिस्तान में रहे। आप खुद सोचिए कि अगर वहां पे किसी को पता चल जाता है कि भारतीय हैं तो फिर क्या होता है, जिंदा बचते नहीं। तो यहाँ पे बीजेपी को घेरते घेरते राहुल गांधी अजीत डोभाल जी को घेर लिया, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो गई। तो कुछ ये कमियां थी और कुछ अच्छाइयां था। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने कुछ हासिल भी किया है, कुछ नुकसान भी हुआ है। अब इसका क्या फायदा मिलता है और क्या नुकसान मिलता है, ये तब समझ में आएगा जब 2024 की चुनाव की पूरी रणनीति आने लगेगी और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से काम करने लगेंगी। आपको क्या लगता है, भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल हुआ, कैसा रहा, और इसका लब्बो लुबाब आपके हिसाब से क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।